नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 47 नंबर का लेक्चर है और हम पॉलिटी में देख रहे थे 4 नंबर का यूनिट जिसका नाम है स्टेट गवर्नमेंट। और उसके अंदर हमने ये जो सारे के सारे चैप्टर स्टेट गवर्नमेंट के, एक चैप्टर छोड़ के ये सारे के सारे ऑलरेडी कवर कर लिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर, इससे रिलेटेड सारा का सारा जम्मू कश्मीर का मैटर है, मतलब 1947 से लेके अब तक जो जम्मू कश्मीर में क्या इशू था, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी और 370 को हटाने जाने के बाद उसका स्टेटस कैसे चेंज हो गया, वो इंडिया के आर्टिकल 1 में कैसे आया और पहले कैसे था, वो सारी की सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देख ली थी। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स ये देखने वाले हैं। मतलब हमने देखो स्टेट गवर्नमेंट में हमने क्या देखा, एक गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, एक स्टेट लेजिस्लेचर होता है, मतलब विधानसभा विधान परिषद उस टाइप की चीज़ें। उस स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, उसके बाद उस हाई कोर्ट के अंदर उस स्टेट के सारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सारे के सारे कोर्ट्स हैं, ये उसके अंदर होते हैं, ये भी हमने देख लें। और स्पेशल स्टेटस, एक स्टेट है हमारे देश का जम्मू कश्मीर, उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था जो कि बाद में निकाल दिया गया है, बट वो स्पेशल स्टेटस क्या था वो देख लिया। उसी तरह आज का जो लेक्चर उसमें हमें ये देखना है कि बाकी भी कुछ ऐसे स्टेट हैं, 10 ऐसे स्टेट है जम्मू कश्मीर छोड़ के, कि उनको भी एक पे कुछ स्पेशल स्टेटस मिले, मतलब स्पेशल प्रोविजन है उनके लिए। स्पेशल प्रोविजन मतलब क्या, जम्मू कश्मीर को क्या था, पूरे स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस था। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ लागू नहीं होता था, यहाँ के बिल्स वहाँ पे लागू नहीं होते थे जब तक उधर वहाँ की जो विधानसभा है वो उसको पारित ना करती हो। ये पहले ऐसा था 2019 तक, बाद अभी तो फिलहाल वो स्पेशल स्टेटस हटा दिया है। बट कुछ अदर स्टेट, 10 स्टेट, उनको स्पेशल स्टेटस तो नहीं है बट स्पेशल प्रोविजन है, कुछ प्रोविजन है उस स्टेट को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो आज के चैप्टर में हमें देखना है। तो ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का लास्ट नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। समझ गए आप। अब देखो ये जो चैप्टर है ना, इसमें जो चीज़ें ना मैं आपको बताता हूँ, इस पर क्वेश्चन आने की संभावना जो है बहुत कम है। मतलब ये जो चीज़ ना, इस पर बहुत रेयर क्वेश्चन आएगा। अब तक तो काफ़ी ऐसा हुआ है कि इस पर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आते नहीं, बट हमारा सिलेबस का पार्ट है इसलिए हम इसको देखने वाले हैं। और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको हम देखने वाले हैं। समझ गए। अब क्वेश्चन तो इस पर अब तक तो आया नहीं, अब पता नहीं आगे आता है नहीं, फिर भी हमारा पार्ट है सिलेबस का, इसलिए हम एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली एटलीस्ट आपको ओवरव्यू तो हो जाएगा। क्वेश्चन ये तो आ सकता है कि कौन से स्टेट है इसको स्पेशल प्रोविजन है, या ये स्टेट को ये स्पेशल प्रोविजन कौन से स्टेट को है, ऐसा एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो हम ऊपर सारा एक बार इसको देख लेते हैं, एटलीस्ट आपको पूरा पिक्चर तो क्लियर हो जाएंगी कि वो 10 स्टेट कौन से जिसको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है और उसमें क्या क्या है। स्पेशल प्रोविजन मतलब क्या क्या होता है, उसमें ये नहीं पूछेंगे कि महाराष्ट्र को स्पेशल प्रोविजन क्या दिया है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल प्रोविजन मतलब उसमें अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, स्पेशल प्रोविजन में क्या क्या चीज़ें आती है अलग अलग स्टेट में। तो हम इस चैप्टर को इस हिसाब से पढ़ने वाले हैं। तो देखो हमारा जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में आर्टिकल 71 से लेकर 71J। अब आप बोलोगे कि आर्टिकल 370 तो था, ठीक है, ये 71 से लेके 370 तो जम्मू कश्मीर के लिए था, और 371 से लेके 370J मतलब क्या, मतलब देखो इन्होंने ये जो सारे 10 स्टेट है ना, इसको जो स्पेशल प्रोविजन दिया गया है वो ऐसा 371A, 371 समझ गए क्या, B, उसके बाद 371C, ऐसे करते करते J तक दिया गया है। ऐसे वो प्रोविजन है, मतलब एक ही आर्टिकल में उन्होंने आगे क्लॉज डाल दिए ABCDEFGHIJK, J तक। समझ गए। तो इस हिसाब से फिर वो 10 स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। तो कौन से ऐसे स्टेट है जिसको हमारे संविधान ने स्पेशल प्रोविजन दिया है। एक तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटका। ये जो 10 स्टेट है ना, अब आपको मैं बताता हूँ इसको याद कैसे रखना है। महाराष्ट्र तो हमारे बगल में, महाराष्ट्र तो हमारा है, गुजरात हमारे बगल में, ओके। उसके बाद यहाँ पे कर्नाटका हमारे बगल में, यहाँ पे गोवा महाराष्ट्र के बगल में। कितने हो गए, 4 हो गए क्या। उसके बाद कौन सा है, चलो गोवा, कर्नाटका चला गया, महाराष्ट्र चला गया, गुजरात चला गया, उसके बाद गोवा चला गया, इतने हो गए। अब इधर आ जाओ, आसाम यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे, उसके बाद सिक्किम यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मिज़ोरम तो नीचे, ओके। आंध्र प्रदेश कहाँ पे, कर्नाटका के इस साइड पे आंध्र प्रदेश है, इसको यहाँ पे कर्नाटका को ज्वाइन कर दो, आंध्र प्रदेश। अब नॉर्थ ईस्ट का अगर मैप देखा जाए, यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे बांग्लादेश, देखो यहाँ पे यहाँ पे नीचे बांग्लादेश है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, सिक्किम से लेकर नीचे आसाम, उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम नीचे, यहाँ पे मिज़ोरम है, और कितना हो गया, कौन सा बाकी, नागालैंड। ये अरुणाचल प्रदेश के बाद नीचे नागालैंड है, उसके नीचे मणिपुर है फिर, और यहाँ पे मणिपुर, ओके। अब वापस मैं आपको एक बार बताता हूँ सिंप्लीफाई करके। ये हमारा, हमें एक काम क्यों नहीं करते, हम मैप में देखते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए, हाँ, ये हमारा महाराष्ट्र है, उसके बाद यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे गोवा, गुजरात और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ये हो गए, कितने हो गए, 3, ये 5 हो गए क्या, अब 5 बाकी।
समझ गए ना, वापस बताता हूँ। महाराष्ट्र 1 हो गया, गुजरात 2, कर्नाटका उसको बगल में 3, गोवा यहाँ पे देखो ये छोटी सी टिप, ये छोटी सी टिप दिख रही है यहाँ पे, ये 4 गोवा और ये 5 आंध्र प्रदेश, ये 5 हो गया अभी यहाँ पे। ये ऐसे 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 टिक करता हूँ मैं, मतलब फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और 5, ये हो गए 5। उसके बाद इधर के 5, अभी इधर के 5 कौन से? सिक्किम हो गया, आसम ये दिख रहा है, ये आसम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और उसके बाद मिज़ोरम हो गया। मतलब ये 4 कंटिन्यूस 6 हो गए क्या ये? 1 मिनट रुको, मुझे यहाँ पे पढ़ने दो। अरुणाचल कितने? 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, हाँ 11 बराबर है 6। एक्चुअली 10 नहीं, वो स्पेशल पोजीशन 10 स्टेट को नहीं, ज़्यादा स्टेट को ही। यहाँ पे देखो 11 स्टेट को 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 ये आसाम, उसके बाद ये पकड़ो बॉर्डर वाले, जिन जिन की इसके साथ म्यांमार के साथ बॉर्डर लगी हुई ना, यहाँ से लेके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये 5 और इसके बाद ये सिक्किम 6 और ये 5, ऐसे मिलके हमारे देश में ये जो 11 स्टेट है इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, स्पेशल कैटेगरी में इनको डाला गया है। समझ गए? अभी इनके पास स्पेशल प्रोविजन क्या है इनको, वो हमें एक बार यहाँ पे देखना है। समझ गए? देखो स्पेशल जो स्टेटस दिया जाता है कैटेगरी स्टेट, उनको क्या क्या प्रोविजन, ये जो है ना, देखो स्पेशल स्टेटस कैटेगरी स्टेट होती है, स्पेशल स्टेटस कैटेगरी स्टेट, मतलब ये जो दिख रहे हैं ना अभी यहाँ पे, ये जो मैप है ना, ये इसका नहीं, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाले स्टेट है, और ये जो हम देख रहे हैं ये स्पेशल प्रोविजन वाले। हमें आप आज के लेक्चर में स्पेशल प्रोविजन ऐसे स्टेट देखने हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। और स्पेशल स्टेटस मतलब क्या होता है, ये बताता हूँ मैं आपको, ये आज के चैप्टर से रिलेटेड नहीं पर आपको बता देता हूँ क्या होता है। कुछ जो स्टेट होते हैं ना, जिनका उनको स्पेशल स्टेटस कैटेगरी में कैसे डाला जाता है, अगर एक तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करते हैं, पहाड़ी इलाका है, समझ गए, वहाँ पे लो मतलब पॉवर्टी ज़्यादा, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, और वहाँ पे जो टेरेन है वो ऐसा कुछ तो है 1/4 ऐसा टेरेन है जो मतलब हिल विल उस टाइप का है। ऐसा जो स्टेट्स होते हैं ना, इनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। मतलब हमारे गवर्नमेंट की स्कीम आती है ना, अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड देता है, उसमें अगर वो 50-50 देता है, 50% गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देगा और किसी स्कीम को लॉन्च करने के लिए 50% स्टेट को देना पड़ेगा। बट अगर वो स्टेट स्पेशल स्टेटस कैटेगरी में आता है तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% उसको देना पड़ता है। समझ गए? तो अरुणाचल प्रदेश, सॉरी ये आंध्र प्रदेश है ना, ये चंद्रबाबू नायडू, ये पिछले साल इतने पीछे लगा था मोदी के, इसने इसलिए अलायंस तोड़ दी मोदी के साथ कि हमें स्पेशल इसमें दे दो, स्पेशल स्टेटस कैटेगरी वाला स्टेट में हमें डाल दो। समझ गया? तो स्पेशल स्टेटस कैटेगरी स्टेट मतलब क्या? ऐसे स्टेट जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है वो जब उस स्टेट में लागू होती है तो बाकी स्टेट से उनको थोड़ी राहत मिलती है, उनको थोड़ा कम पैसा देना पड़ता है। समझ गए? उसको बोलते हैं स्पेशल स्टेटस कैटेगरी ऑफ स्टेट। और ये जो हम देख रहे हैं आजकल चैप्टर, ये क्या है? ये स्पेशल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दिए, वो हमें आज इसमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। देखो मैंने बताया था ना आपको, ये आर्टिकल 370, देखो ये 20 है, देखो आर्टिकल 370 क्या है, 371 क्या है? स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र एंड गुजरात। 370 क्या है? 371 स्पेशल प्रोविजन महाराष्ट्र एंड गुजरात से रिलेटेड है। उसके बाद 371A वो क्या है? नागालैंड से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन। उसके बाद आसाम से रिलेटेड, सी में क्या है? मणिपुर, डी में क्या है? आंध्र प्रदेश। आगे ई में क्या है? ई में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ सिक्किम, स्टेट ऑफ मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका। समझिए? ऐसे जे तक कर्नाटका तक स्पेशल प्रोविजन है। जैसे मैंने आपको बताया, इस पर कोई क्वेश्चन इतना कुछ खास आता नहीं, पर हमें देखना है। अब देखो आपको पता चलेगा एक्चुअली स्पेशल स्टेटस क्या होता है, स्पेशल प्रोविजन क्या होता है, उसमें क्या होता है इस प्रोविजन। अब आर्टिकल 371 क्या बोलता है? प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज टू प्रोवाइड द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वुड हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। जो प्रेसिडेंट है वो महाराष्ट्र और गुजरात के जो गवर्नर है, इनको ये 371 आर्टिकल क्या बोलता है? प्रोविजन फॉर महाराष्ट्र और गुजरात, बराबर ना। अब उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात के जो गवर्नर है, इनको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड्स, सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड, वो सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। किसके लिए? विदर्भा, मराठवाड़ा एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में, और गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ और रेस्ट ऑफ गुजरात। समझ गए? मतलब स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड, क्योंकि ये जो एरिया है विदर्भ, मराठवाड़ा एंड बाकी जो महाराष्ट्र है, इसके लिए अलग डेवलपमेंट बोर्ड होंगे, और इन मतलब 3 होंगे, इनके लिए अलग होंगे। क्यों? क्योंकि इनको स्पेशल आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बैकवर्ड है, जैसे सौराष्ट्र, कच्छ और रेस्ट ऑफ गुजरात। अगर अभी जैसे बॉम्बे में कुछ डेवलपमेंट करनी और मराठवाड़ा में कुछ डेवलपमेंट करनी, तो दोनों में डिफरेंस है भाई, क्योंकि बॉम्बे में ऑलरेडी बहुत डेवलप है, और जो ये मराठवाड़ा जो एरिया है महाराष्ट्र का, वो बहुत लेस डेवलप है, वहाँ पे पॉवर्टी है, वहाँ पे ड्रॉट है, वहाँ पे फसल सही से आती नहीं, वहाँ बारिश नहीं होती। तो एक गवर्नर की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट उनको प्रोवाइड कर सकता है
अथॉरिटी कि आप एक काम करो, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उनको कि स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बनाओ विदर्भ मराठवाड़ा और ईस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए। ये जिम्मेदारी महाराष्ट्र के गवर्नर की, और गुजरात का जो गवर्नर है उसकी जिम्मेदारी सौराष्ट्र का और ईस्ट ऑफ गुजरात के लिए। आप ये सारी चीज़ें बनाओ, अलग अलग डेवलपमेंट बोर्ड बनाओ। अब ये जो डेवलपमेंट बोर्ड से इनके रिपोर्ट निकलेंगे, वर्किंग रिपोर्ट ऑफ दिस बोर्ड्स। ये जो बोर्ड्स ये क्या काम करते हैं इसके वर्किंग रिपोर्ट निकलेंगे साल भर के, और हर साल वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसके सामने रखे जाएंगे। उस स्टेट की विधानसभा के सामने ये चीज़ें रखी जाएंगी कि हाँ हमने ये बोर्ड बनाए थे, इस तरीके से हमने डेवलपमेंट की थी और क्या क्या की थी, क्या कैसा हुआ था, वो सारी सारी चीज़ें वो वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। उसके साथ साथ वो जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, कितना खर्चा आया, इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड, इक्विटेबल एलोकेशन फंड जो एलोकेट किए गए थे इक्विटेबल बेसिस पे, उसका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है वो भी वहाँ पेश करना पड़ेगा। अब वो मेंशन इस एरिया के लिए। और इक्विटेबल अरेंजमेंट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेबुलरी ट्रेनिंग। ये टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेबुलरी ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है ये एरियाज में, इससे रिलेटेड भी चीज़ें आपको वहाँ पे पेश करनी पड़ेगी। समझ गया? अभी स्पेशल प्रोविजन समझ गया क्या होता है? अभी आर्टिकल 371 क्या, अभी इस पर क्या क्वेश्चन आएगा, इस पर ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या कि स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड जो बनाया गया है महाराष्ट्र और गुजरात में वो कौन सा आर्टिकल, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। समझ गए? यूपीएससी जो है ना वो गेम खेलती है, वो एकदम स्पेसिफाइड क्वेश्चन पे, मतलब एकदम स्पेसिफिक चीज़ों पे क्वेश्चन पूछती है, ऐसे चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं पूछती। ये मेंस के लिए सही है, मतलब जो यूपीएससी की मेंस की एग्जाम होती है और उसमें आपको लिखना है कि डेवलपमेंट, अगर कोई आता है कि हमारे देश में जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है, ऐसी एरिया जहाँ बारिश नहीं होती, फसल सही से नहीं आती, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो हम उसमें लिख सकते हैं। हम वहाँ पे समझ रहे गवर्नमेंट ये स्कीम लगानी चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, और फिर हम उसमें ये मेंशन कर सकते हैं कि हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आर्टिकल 371 में जो महाराष्ट्र के जो ड्रॉट प्रोन एरिया है विदर्भ मराठवाड़ा, उनके लिए आर्टिकल 371 में प्रोविजन की गई है कि प्रेसिडेंट ने गवर्नर को अथॉरिटी दे दी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप स्पेशल बोर्ड बनाओ, तो वो स्पेशल बोर्ड के तहत भी वहाँ पे अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटी चलती रहती। ये चीज़ आप मेंस में लिख सकती हो। बट आप मुझे बताओ, अभी ये प्रीलिम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उस पर, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आना बहुत कम पॉसिबिलिटी। आगे नागालैंड से रिलेटेड देखो, अब ये हो गया आर्टिकल 371 हो गया, वो किससे रिलेटेड था, महाराष्ट्र से। अब 371A देखते हैं, 371A किससे रिलेटेड है, ये नागालैंड से रिलेटेड है। अब हम इसको फास्ट फॉरवर्ड देख लेंगे सारे के सारे। नागालैंड से रिलेटेड क्या है इसमें, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिलेटिंग द फॉलोइंग मैटर्स वुड नॉट अप्लाई द नागालैंड। अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ बनता है तो नीचे दी हुई है जो चार चीज़ें ना, अगर ये चार से रिलेटेड वो होगा तो वो नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा, भले वो पार्लियामेंट से पास हुआ, जब तक उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको पास नहीं करवाती। समझ गए? मतलब हमारे पार्लियामेंट में कोई बिल पास हो गया तो वो सारे देश में अप्लाई हो जाता है अपने आप। बट अगर ये बोल रहे कि नागालैंड में ये अप्लाई नहीं हो सकता, ये चार चीज़ों से रिलेटेड अगर वो बिल होगा तो उसको, अगर ये चार चीज़ों से रिलेटेड बिल होगा तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से उस स्टेट की विधानसभा से उसको पहले पारित करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो उस स्टेट में ये होगा, अप्लाई होगा। तो क्या क्या चीज़ें, वो जो चीज़ें पे अगर लॉ बनता है तो वो अप्लाई नहीं होता। सबसे पहले रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागा। अगर नागा से रिलेटेड रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस अगर हमारे देश के पार्लियामेंट में अगर बिल ला के कुछ छेड़खानी की जाती है उसके साथ, तो वो नागालैंड की पार्लियामेंट, नागालैंड स्टेट में वो लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको पास नहीं करती। उसके बाद क्या है, नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर्स। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू नागा कस्टमरी ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज। मतलब नागा जो लोग हैं नागालैंड के, उनके रिलेटेड जो सारी चीज़ें सोशल, उनका सोशल प्रैक्टिसेस, वो सामाजिक जो प्रैक्टिसेस करते होंगे, उनकी कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल रिलेटेड जो क्रिमिनल रिलेटेड जस्टिस जो नागा से रिलेटेड वो चीज़ें, उनका ट्रांसफर ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो है सारी चीज़ें, ये चीज़ें पार्लियामेंट बिल ला के उसको नहीं कर सकती जब तक वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इस पर कुछ नहीं करती। समझ गया आप? तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 371A में जो नागालैंड के रिलेटेड जो स्पेशल प्रोविजन है इसको देख लिया। आगे आसाम में क्या है, देखो वो महाराष्ट्र में था ना, वही चीज़ें प्रेसिडेंट एम्पावर करते कि प्रेसिडेंट इज एम्पावर, महाराष्ट्र में तो गवर्नर को बोलते हैं, पर आर्टिकल 371B में प्रेसिडेंट खुद एम्पावर करते हैं, प्रोवाइड करते हो कि एक आसाम में स्टेट लेजिस्लेटिव कमेटी बनाई जाए, उसमें इलेक्टेड मेंबर हो ट्राइबल एरिया के इलेक्टेड मेंबर हो, और उससे एक आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है यहाँ पे प्रोवाइड क्रिएशन ऑफ कमेटी ऑफ, ओके, आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उससे रिलेटेड एक कमेटी बनाई जाए जिसमें ट्राइबल लोग हो। ऐसा कौन कर सकते हैं? आसाम से रिलेटेड प्रेसिडेंट खुद कर सकते हैं, गवर्नर को नहीं बोलेंगे, वो उनके खुद के अधिकार क्षेत्र में जुरिडिक्शन में वो चीज़ आती है। उसके बाद मणिपुर से रिलेटेड क्या है, आर्टिकल 371C मेक्स अ फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड मणिपुर। वो क्या मणिपुर से रिलेटेड क्या है, प्रेसिडेंट ऑथराइज कर सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ कमेटी ऑफ मणिपुर लेकिन वही चीज़ जो आसाम में की है ना, मैं बोल रहा हूँ ना आपको वही चीज़, जैसे यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल चेंज हो गया और स्टेट का नाम चेंज हो गया। वहाँ पे क्या था, ट्राइबल एरिया के लोगों के लिए कमेटी बनाएंगे, यहाँ पे क्या है, हिली एरियाज में जो लोग रहते उनके लिए कमेटी बनाएंगी। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डायरेक्ट द गवर्नर शैल हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कमेटी।
प्रेसिडेंट गवर्नर को बोलेंगे मैंने कमेटी बना दी है, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग जो हो रहा है तुम वो उसको देख लो। गवर्नर क्या करेंगे, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को कि हर साल का, कि देखो आपने जो कमेटी बनाई थी उसका मैंने ये फंक्शनिंग देख लिया, और हिली एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो आपने कमेटी बनाई थी उसमें देखो ये साल भर का रिपोर्ट है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ हिली एरियाज। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन भी दे सकती है कि आप हिली एरियाज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड ये चीज़ें करो। उसके बाद प्रोविजन फॉर आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, आर्टिकल 371D, आर्टिकल 371E एंड आर्टिकल 371, हाँ दोनों आर्टिकल 371D और ये कंटेन द स्पेशल प्रोविजन फॉर आंध्र प्रदेश के लिए, ये दोनों आर्टिकल ये करते हैं, स्पेशल प्रोविजन ये करते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड फॉर इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड डिफरेंट प्रोविजन फॉर कैन बी मेड फॉर वेरियस पार्ट ऑफ द स्टेट। ये आर्टिकल जो है 371D एंड 371E, ये दोनों के दोनों आर्टिकल है ना, ये आंध्र प्रदेश के लिए है। और उसमें ऐसा लिखा गया है कि प्रेसिडेंट एम्पावर कर सकते हैं, एम्पावर्ड टू प्रोवाइड, प्रेसिडेंट जो है वो एक चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं उस स्टेट के लोगों को, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी, समांतर इक्वल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहाँ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशन में, और बाकी और कुछ मतलब और कुछ अगर चीज़ें होंगी वहाँ पे प्रेसिडेंट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं आंध्र प्रदेश में, समझ गए। उसके बाद फॉर अबव पर्पज प्रेसिडेंट में रिक्वायर द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज सिविल पोस्ट इन लोकल एरियाज फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट एंड प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू पोस्ट ऑफ एनी लोकल कार्ड्स। समझ गए, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि आप एक काम करो, जो लोकल कार्ड्स से आप उसके लिए क्या करो, सिविल पोस्ट करो। सिविल पोस्ट मतलब क्या, जो लोग हैं आम आदमी लोग हैं उनके लिए आप एक काम करो, सिविल पोस्ट बनाओ और वो वहाँ पे उनको रिक्रूटमेंट करो, ये भी प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। ही में स्पेसिफाई पार्ट्स ऑफ स्टेट विच शैल बी रिगार्डेड एज द लोकल एरिया फॉर एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं स्टेट की किसी भी एरिया को रिगार्डेड एज उस लोकल एरिया को फॉर एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये चीज़ भी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कर सकते हैं। देखो ये चीज़ है, इस पर कोई क्वेश्चन मैं बोला ना आपको, क्वेश्चन कुछ घंटा आता नहीं इससे, प्रीलिम में आप ठोक सकते हो, मेंस में यूपीएससी के जो मेंस का एग्जाम है उसमें कौतुक कर सकते हो, लिख सकते हो, पर प्रीलिम में कुछ नहीं आता इस पर। अब उस पर सिक्किम से रिलेटेड क्या चीज़ है, देखो आर्टिकल ये 371F क्या बोलता है, 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1975 में, उसमें सिक्किम जो उसको फुल फ्लेज स्टेट दिया गया था इंडियन यूनियन में, उससे पहले वो यूटी था। एंड आर्टिकल 371F कंटेनिंग स्पेशल, ये स्पेशल प्रोविजन कंटेन करता है सिक्किम से रिलेटेड। दीज आर एज फॉलो, वो जो स्पेशल प्रोविजन है वो ऐसी है कि सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें नॉट लेस देन 30 मेंबर से कम वाली लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, मतलब 30 से ज़्यादा मेंबर उसमें होने चाहिए। फिलहाल अभी 40 मेंबर शायद उसमें, मतलब वहाँ पे 40 एमएलए होंगे उस स्टेट में, 40 एमएलए की वहाँ पे विधानसभा बनेगी। और 1 सीट एलोकेट की गई थी सिक्किम को उस टाइम पे, सिक्किम से 1 लोकसभा की सीट जाएंगी और 30 मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 30 से कम लोग नहीं होंगे, 30 से ज़्यादा लोग होंगे, अभी फिलहाल वहाँ पे 40 हैं। उसके बाद आर्टिकल 371G, इसमें मिजोरम के लिए स्पेशल प्रोविजन है, वही है कि पार्लियामेंट का जो एक्ट है वो मिजोरम में अप्लाई नहीं होगा, अगर वो नीचे दी हुई जो चीज़ें उससे रिलेटेड अगर होगा तो वो नागालैंड और यहाँ पे मिजोरम में दोनों के लिए सेम है। नागालैंड में क्या था कि अगर सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ मिजोरम के लोगों की अगर सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस से क्या है, मिजो कस्टडी लॉ प्रोसीजर है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस है, या ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, ये चीज़ों से रिलेटेड अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ बनता है तो वो मिजोरम में अप्लाई नहीं होगा जब तक उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उस चीज़ को पास नहीं करती। समझ गए, नागा के लिए यही था, ये 4 चीज़ें थी, नागालैंड के लिए ये 4 चीज़ें थी, वो नागालैंड में अप्लाई नहीं होती थी जब तक वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, समझ रहे क्या। और उस एक्ट में ये भी मतलब ये इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल 371G में कि मिजोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना उसमें कम से कम 40 मेंबर होंगे, 40 एमएलए से बन के 40 एमएलए मिल के वापस मिजोरम की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, उससे कम में काम नहीं चलेगा, 40 से ज़्यादा है फिर मिजोरम में। उसके बाद आर्टिकल 371H ये गोवा और अरुणाचल प्रदेश जो है इससे रिलेटेड है। अब क्या बोलते हैं, गवर्नर ऑफ जो अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर है उनको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में बना के रखें, मतलब जो हर एक स्टेट में जो गवर्नर है उनके पास जैसे काम है पुलिस होती है वो होता है, पर अरुणाचल प्रदेश के केस में क्या है, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर को काम दिया गया है कि आप स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करें। इन द डिस्चार्ज ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पार मतलब करते टाइम पे गवर्नर आफ्टर कंसल्टिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर जो है उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ कंसल्टिंग करके अपनी जो इंडिविजुअल जजमेंट है इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल गवर्नर क्या करेगा, जैसे लॉ एंड ऑर्डर कोई सिचुएशन है, वो मंत्री संत्री जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनसे बात करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको जो डिसीजन देना है वो इंडिविजुअल डिसीजन अपना दे देगा, जजमेंट दे देगा, और वो डिसीजन फाइनल रहेगा, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो डिसीजन फाइनल रहेगा। यहाँ पर दिया है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर शैल चीज द प्रेसिडेंट टू सो डायरेक्ट,
अरुणाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उसमें 30 से ज़्यादा मेंबर हो गए, 30 से कम में बात नहीं चलेगी, शायद 41 या 42 मेंबर्स है टोटल। उसके बाद आगे गोवा में क्या है, 41 या 42 मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ मैं जस्ट, आप देख सकते हो कितने टोटल अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद गोवा में क्या है, आर्टिकल 371 आई, ये गोवा से रिलेटेड बात करता है। गोवा में बस इतनी चीज़ देखिए कि गोवा के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 30 से कम मेंबर नहीं होंगे, शायद 40 है गोवा में टोटल मेंबर जो ये मिले मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो देखो, ये गोवा इतना बड़ा गोवा है जो यहाँ पे इतना चाहिए, हमारे देश पे इतना ही दिखता है पर वहाँ पे इतना ही। तो गोवा में टोटल कितने मेंबर है, 30 मेंबर है। उसके बाद आगे 30 मेंबर से कम नहीं हो सकते, ज़्यादा होने चाहिए, तो शायद 40 है। उसके बाद प्रोविजन फॉर कर्नाटका, लास्ट में कर्नाटका के लिए प्रोविजन है आर्टिकल 371 में, उसमें ये लिखा है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो गवर्नर ऑफ कर्नाटका को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि वो जैसे महाराष्ट्र और गुजरात के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाए थे सेपरेट, किस रीजन के लिए, महाराष्ट्र में, गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा। उसी तरह आर्टिकल 371 में प्रेसिडेंट ने एम्पावर किया गवर्नर ऑफ कर्नाटक को कि आप स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बनाओ, किस लिए, हैदराबाद कर्नाटक रीजन के लिए। और उसमें क्या करो आप उसको देखो कि सही से वो जो फंड है उसमें इक्विटेबल फंड दिया गया है क्या एक्सपेंडिचर के हिसाब से, वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाए क्या रीजन उस रीजन के स्टूडेंट के लिए, और उसका रिपोर्ट बनाओ। और कर्नाटक की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनके सामने हर साल वो जो रिपोर्ट से उसको पेश करूँ। द रिजर्वेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट इन रीजन फॉर पर्सन होल बिंग, मतलब आप उसमें वो जो पर्सन है वो जो रीजन है कर्नाटक हैदराबाद कर्नाटक रीजन, उसमें आप पोस्ट में रिजर्वेशन भी दे सकते हो, वो जो इस बंदे को जो उस एरिया से बिलोंग करता हूँ, समझ गया। तो इस तरीके से हमने आज का जो हमारा ये लेक्चर था स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, ये हमने देख लिया था। 10-11 स्टेट जो थे उनको स्पेशल प्रोविजन थी, वो सारे के सारे स्टेट जो थे वो हमने सारे के सारे स्टेट कौन से स्टेट्स थे वो देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे देखते हैं वापस एक बार उसको कैसे रिवाइज करना है। देखो एक तो पहले सबसे पहले क्या, महाराष्ट्र शुरुआत करते हैं, महाराष्ट्र, इसके बगल में गुजरात 2 नंबर, 3 नंबर गोवा, 4 नंबर कर्नाटका, 5 नंबर आंध्र प्रदेश। ये देखो ये 5 ऐसे जुड़े हुए एक दूसरे से, ये टच है, ओके, ये 5 हो गए। उसके बाद और 6 कौन से है, सिक्किम, उसके बाद सिक्किम से घुसो आसाम में, अरुणाचल प्रदेश 3 हो गए, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम, ये 3 6 और ये 5, 6 + 5 = 11, ऐसे 11 टोटल स्टेट से। और इन सबको हमने इस तरीके से आज का जो लेक्चर था उसमें देख लिया। और इसी तरीके से हमारा जो ये लास्ट चैप्टर था स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, जो हमारा 4 नंबर का यूनिट था सेंट्रल गवर्नमेंट का, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट का, इसको हमने खत्म किया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो लोकल गवर्नमेंट वाला चैप्टर है इसको स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नहीं एक्चुअली यूनिट, इसको स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हमने स्टेट गवर्नमेंट वाला जो चैप्टर है हमारा यूनिट है उसको खत्म कर दिया। और हमारे जो 10 यूनिट थे उसमें से हमारे जो 4 यूनिट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये खत्म हो चुके हैं, समझ गए पॉलिटी के। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोकल गवर्नमेंट वाला जो यूनिट है इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय।